हाय लबासा ड्रीमर्स, आज तारीख है 10 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक डॉक्टर कह रहा है कि यहाँ बेसिकली किसी किसी चीज़ पर काम कर रहा है, ठीक। तो दो महिलाएं आपस में सवाल जवाब कहती हैं। एक महिला दूसरी महिला से पूछती है कि ये पर्सन जो पर्सन यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, जो पर्सन यहाँ पर काम कर रहा है, क्या ये वैक्सीन पर काम कर रहे हैं क्या? तो दूसरा आंसर करती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो सेलिब्रिटीज़ के डेथ को एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन की डिस्कवरी और की जो इंपॉर्टेंस है वो किसी सेलिब्रिटी के डेथ की जो इंपॉर्टेंस है, कह रहे दोनों को काफ़ी इक्वल वेटेज दिया जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इसे आप क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हो, इसका उपहास बोल सकते हो, ठीक। हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल है इंडिया और यूएस के रिलेशन के रिगार्डिंग है। अब देखिए इंडिया और यूएस के रिलेशन के रिगार्डिंग कि ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। और अब यहाँ पे बात क्या करते हैं, कहते हैं कि देखिए जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो इंडिया गुलाम था, इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था। उस वक्त के जो तत्कालीन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, तो रूजवेल्ट करते क्या हैं कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करते हैं कि आप इंडिया को फ्री कर दो और इंडिया को फ्री करके आप एक अलाई का पार्ट बना लो, सो दैट कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो सके, प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो सके, ठीक है। ये बात बोली गई। फिर राइटर आगे कहते क्या है, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जी आगे क्या कहते हैं कि देखिए 2015 में होता क्या है कि एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, एक लेख पब्लिश किया जाता है, किसमें, वुड्रो विल्सन, वो इंस्टीट्यूट के वर्किंग पेज नंबर 76 का ये रेफरेंस देते हैं कि वुड्रो विल्सन के एक जो इंस्टीट्यूट है, कह रहे हैं कि उसके वर्किंग पेज नंबर 76 में ये वाली बात मेंशन की गई थी कि जब भारत आज़ाद होता है, अमेरिका के प्रेशर जनरेट करने के बाद, तो चर्चिल को क्या करना पड़ता है, भारत को आज़ाद कर देना पड़ता है। वेरियस स्टेजेस हैं उसके, ठीक। तो भारत की आज़ादी के बाद अमेरिका के उस वक्त के जो एम्बेसडर थे, तो वो बोलते क्या है कि यूनाइटेड नेशन की जो पहली हमारी यूएन की वो थी, मेंबर थी, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित नेहरू की क्या थी, सिस्टर थी। तो उनके थ्रू एक संदेशा भिजवाया जाता है, किसके पास, पंडित नेहरू के पास एक लेटर भिजवाया जाता है जिसमें ये वाली बात मेंशन की हुई थी कि इंडिया को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में विथ वीटो परमानेंट मेंबर की सीट देने का एक प्रस्ताव मतलब दिया था, एक लेटर भेजा था। ये घटना घटी थी 1948 में। लेकिन और ये बोला गया था कि जो यूएसए क्या चाहता है कि एक कम्युनिस्ट कंट्री मतलब ये परमानेंट सीट न ले पाए, क्योंकि अमेरिका क्या है कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो कभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री कभी नहीं चाहेगी कि एक कम्युनिस्ट कंट्री के पास वीटो पावर चली जाए। तो इसकी वजह से इंडिया क्या था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, तो इसकी वजह से अमेरिका चाहता था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो पावर होल्ड करके वहाँ पर सीटिंग में बैठ जाए, और वो चाइना को वो रिप्लेस करना चाहता था। लेकिन देखिए फिर हुआ क्या, पंडित नेहरू के पास जब लेटर आता है उनकी सिस्टर का, विजय लक्ष्मी पंडित उनकी सिस्टर थी, तो उनकी सिस्टर ने पंडित नेहरू के पास एक लेटर भेजा। तो विद इन वीक पंडित नेहरू ने रिस्पॉन्स किया कि ठीक है, इंडिया एक परमानेंट मेंबर की सीट तो चाहेगा, लेकिन कभी भी चाइना के बदले में नहीं चाहेगा कि अगर इंडिया को अगर सीट मिल रही है तो चाइना को भी सीट मिलना चाहिए, अदरवाइज चाइना को ही सीट दो, इंडिया को सीट नहीं चाहिए। ऐसा उस वाले लेटर में इस वाले जो वर्किंग पेज नंबर 76 है, जो वुड्रो विल्सन के जो वो है जर्नल है, उसमें इस प्रकार से ये चीज़ें पब्लिश की गई हैं कि उस वक्त ये जो घटनाएं घटी थी कि पंडित नेहरू ने इस प्रकार से रिस्पॉन्स किया था अमेरिका के प्रेसिडेंट को, ठीक। तो अमेरिका और बल्कि केवल सीट लेने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि हाइप भी बहुत किया, मतलब कि चाइना के फेवर में बढ़ चढ़ के उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस था पंडित नेहरू ने उसका पूरा प्रयोग किया कि चाइना को क्या मिल जाए कि परमानेंट मेंबरशिप की सीट मिल जाए। और चाइना को परमानेंट मेंबरशिप की सीट मिल जाती है क्योंकि चाइना क्या है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, रसिया क्या है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उसे उसका सपोर्ट मिलता है और वो एक परमानेंट मेंबरशिप की सीट वो वहाँ पर गेन कर लेता है। तो ये तो सिनेरियो हो गया कि अमेरिका सबसे पहले इंडिया को ऑफर किया था कि आप क्या करो कि आप वीटो पावर की सीट ले लो और आप इस यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप की आप सीट ले लो, लेकिन इंडिया ने डिनाई कर दिया था। फिर नेक्स्ट फेज आता है कि जब 1965 और 1972 तक के केस की बात करते, कहते देखिए अमेरिका ने 1972 तक चाइना का पूरा विरोध किया था।
बिकॉज क्योंकि साउथ एशिया में उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास कुछ भी था नहीं, तो बट वो करता क्या था कि वो चाइना का अपोज करता था। लेकिन 1972 के पास उसे मजबूरी में चाइना को क्या कि पूरा समर्थन देना पड़ जाता है और चाइना के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को उसे मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं। राइटर कहते हैं कि देखिए 1953 में हुआ कुछ ऐसा कि इंडिया क्या हो गया कि टूवर्ड्स द यूएसएसआर शिफ्ट हो गया। जब इंडिया टूवर्ड्स द यूएसएसआर शिफ्ट हो गया तो अमेरिका को मजबूरी में, क्योंकि इंडिया के साथ उसे मिल नहीं रहा था, चाइना तो उसके अपोजिशन का था ही, तो अब चाइना को और यूएसएसआर को वो काउंटर करने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान की मदद करना शुरू किया। तो जो पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं थी इंडिया के सामने, वो अमेरिका की मदद से, अमेरिका की आर्सेनल की मदद से, अमेरिका के सपोर्ट की मदद से एक अपोनेंट बनकर के खड़ा हो जाता है इंडिया के एक पुरजोर विरोधी बनकर के खड़ा हो जाता है। और अमेरिका करता क्या है कि हथियार वगैरह को प्रोवाइड करवाना और जो वेरियस जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ढेर सारा पैसा पंप इन करना, ढेर सारा आर्सेनल देना, मतलब एक इंडिया का एक बड़ा अपोजिशन तैयार कर दिया था इंडिया के पड़ोस में। ठीक, तो अब इसमें राइटर कहते हैं कि देखो इसमें अमेरिका का कोई भी दोष नहीं है, और अमेरिका ने जब पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया तो पाकिस्तान के सपोर्ट करने की ही वजह से जब वॉर हो रहा था, किसके बीच में हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हो रहा था इवन 1971 में, तो हुआ क्या था कि सेवंथ वाला ट्रूप है अमेरिका ने भेज दिया था पाकिस्तान की मदद करने के लिए। मतलब पाकिस्तान अपने जो मित्रवत राष्ट्र होते हैं उनकी मदद के लिए कुछ भी कर सकता है, जो उसने इंडिया के विरोध में किया था। अब राइटर कहते हैं कि देखिए हमने अपने पास्ट में ये 2-3 गलतियां की हैं कि जिससे हम यूएस के अलाइज नहीं बन पाए थे, और ऐसा बोला जाता है कि यूएस के ऊपर मतलब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है या उसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता है, जबकि हिस्ट्री तो कुछ और बताती है कि जो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट था वो फेलियर था। कह रहे कि हमने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया था और हमें आज की तारीख में उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। अब राइटर आगे क्या बोलते हैं, कहते हैं कि चलिए ठीक है, ये वाली तो बात हो गई कि हम डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ था, कुछ हमने गलतियां की थी। राइटर कह रहे हैं कि अभी हमें गलती नहीं करनी है, अभी हमें करना क्या चाहिए कि यूएस का सपोर्ट लेना चाहिए, और यूएस के इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं, अब इनके व्यू में क्या है, इनका जो पर्सनल ओपिनियन है वो कहना क्या है कि देखिए यूएस चाहता है कि अफगानिस्तान में इंडिया अपने ट्रूप्स को भेज दे, और जैसे यूएस क्या कर सके कि अपने सोल्जर्स को अफगानिस्तान से वहां से बाहर निकाल सके। तो राइटर के अकॉर्डिंग कि अफगानिस्तान में इंडिया को अपनी फोर्सेस को भेज देना चाहिए, उसके बदले में आप यूएसए से आप ये सपोर्ट ले सकते हो कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में नवल बेस को डेवलप करने की आप डिमांड कर सकते हो। तो यूएसए करेगा क्या कि अंडमान निकोबार वगैरह में वो इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां पर नवल बेस डेवलप कर देगा, और अपने जो मित्रवत एलाइज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, कह रहे कि आप उनकी मदद से अपना जो हिंद महासागर वाले रीजन है जहां पर डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है चाइना, कह रहे आप चाइना को काउंटर कर सकते हो। कह रहे केवल इतना ही नहीं बल्कि हमें क्या मिल सकता है, हमें यूएसए की जो टेक्नोलॉजी के जो फ्रंट की जो चीजें हैं, कह रहे वो हमें यूएसए प्रोवाइड करवा सकता है। हमें ये नहीं चाहिए कि जो यूएसए के सोल्जर्स हैं, कह रहे वो लद्दाख वाले रीजन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आकर के हमारी तरफ से चाइना के अगेंस्ट में लड़े। हम ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें जो टेक्नोलॉजी जो सपोर्ट चाहिए वो हमें यूएसए से इस वक्त मिल जाए, क्योंकि राइट नाउ अभी जो हमारा एक मित्रवत अलाइज बन सकता है, जो हमारा एक मित्र बन सकता है वो यूएसए है, ऐसा राइटर या सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं। कहते हैं कि हमें अपने पास्ट से सीखना चाहिए और हमें इस वाले फ्रंट पर आगे आकर के हमें यूएसए का सपोर्ट करना चाहिए, और जिसे बोलते हैं कि जो वेस्टर्न अलाइज वाली जो कंट्रीज हैं, कह रहे हैं हमें उनके साथ बायलेटरल रिलेशन को भी फर्दर मेंटेन करना चाहिए। ठीक, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल अपना डिस्कस करेंगे, ये रिगार्डिंग द देखिए न्यूक्लियर बम है। देखिए लिटिल बॉय और फैट मैन, ये 2 बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये 3 दिन के डिफरेंस पर गिराए गए थे। ठीक, तो एक को 8 आवर्स पर 810 आवर पर गिराया गया था और दूसरे को 110 आवर पर गिराया गया था। ठीक, तो अब इस प्रकार की टाइमिंग पर 3 दिन के डिफरेंस पर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिराया गया था कि न्यूक्लियर बम गिराया गया था। अब न्यूक्लियर बम का नाम क्या था कि पहले वाले का नाम था कि लिटिल बॉय और दूसरे वाले का नाम था फैट मैन। तो अब ये लिटिल बॉय और फैट मैन ने जितना नुकसान पहुंचाया था, अब राइटर कहती हैं कि 1.5 लाख से लोग तो पिघल गए थे। कह रहे कि जो उनके स्टमक थे, जो उनकी आईज थी, कह रहे कि अचानक से काम करना बंद कर देती, अचानक से लोग अंधे होने लग जाते हैं। कह रहे
कह रहे इतना ज़्यादा वो भयावह स्थिति थी हिरोशिमा और नागासाकी पर। कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो टेक वर्ल्ड वॉर चल रहा है कि अभी भी क्या हो रहा है कि जो एडवर्स कंट्रीज हैं कह रहे हैं कि एक दूसरे की अगेंस्ट में कह रहे हथियार का निर्माण करने से बिल्कुल भी चूक नहीं रही हैं और एक के बाद एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा और वो सारे एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है जो न्यूक्लियर बम को कैरी कर सकती हैं या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा सकती हैं। राइटर कहती क्या है कि देखिए बिल्कुल सरफेस पर है, न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल सरफेस पर है और जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है कह रहे हैं वो कभी भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक, बस बल्कि होना क्या चाहिए कह रहे कि जो मीडिया का रोल है, इवन जो न्यूज़पेपर वगैरह का रोल है, कह रहे उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के आर्सेनल के वॉर को उससे क्या कर सके, पोस्टपोन कर सके और जो ह्यूमन की जो सेंसिटिविटी है कह रहे कि उसको बढ़ा दें। राइटर फिर आगे क्या कहती हैं, कहती क्या है कि देखिए कभी भी अगर वर्ल्ड वॉर होना होता है तो वर्ल्ड वॉर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कि आप उन ह्यूमन को, आप जो सिविलियन है, क्योंकि कोई भी कंट्री है वहाँ के सिविलियंस की केयर तो करती ही है, तो अगर वहाँ के सिविलियन ही अगर नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का वार हो तो वहाँ के लीडर वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे या वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। जैसे अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है कि वहाँ के सिविलियंस क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे सोल्जर्स क्यों किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। हम अपनी टेरिटरी की रक्षा करेंगे, हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, लेकिन हम किसी दूसरे की रक्षा करने के लिए हम अपना खून क्यों बहाएं। तो इस प्रकार का जो सिविलियन की जो आइडियोलॉजी होती है, जो सिविलियन के जो थॉट्स होते हैं, अगर वो बदल जाते हैं तो उनके लीडर के भी थॉट बदल जाएंगे और अगर उनके लीडर के थॉट बदलते हैं तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जो वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जो वर्ल्ड वॉर 3 के फॉर्म में इवन जो आर्सेनल्स की जो लड़ाई हो रही है, कह रहे हो सकता है कि ये आर्मामेंट का रेस कह रुक जाए या फिर समाप्त हो जाए। कह रहे कि ये अगर थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि फुल फ्लेज वॉर ही हो रहा, अगर फुल फ्लेज वॉर नहीं भी होता है, अगर एक छोटी मोटी झड़प भी हो जाती है न्यूक्लियर वॉर की, तो जिस प्रकार से 2 बम ने इतना नुकसान पहुंचाया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, कह रहे कि एक ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कह रहे कि ना केवल हेरिटेज साइट्स की यहां पर बात कर रहे हैं, कह रहे कि रिसर्च और जो ह्यूमन लॉस होता है, कह रहे कि उसका भी एक बड़ा लॉस हो सकता है अगर छोटी सी भी झड़प होती है तो। ठीक, अब राइटर कहती हैं कि देखिए मीडिया हाउसेस वगैरह को लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए, ऐसी वेब सीरीज का निर्माण करिए, ऐसे वीडियोस का निर्माण करिए, ऐसी हाइपिंग करिए, लोगों को याद दिलाइए कि जो इस प्रकार का अगर न्यूक्लियर बम का अगर वॉर होता है तो वो ह्यूमंस के लिए कितना ज़्यादा लॉस का मतलब सौदा हो सकता है। एक बार अगर लोगों को आपने वो कर दिया, सेंसिटाइज कर दिया, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों की सुनेगी और इस प्रकार का वॉर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। ये हमारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस से के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है। देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आज के डेट में हमारे पास जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर की जो यहाँ पर बात करें, देखिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या है। देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर वो हो गया कि जैसे हम गेहूँ बोएंगे, हम चावल बोएंगे, तो मतलब गेहूँ हुआ, पैदा हुआ या चावल पैदा हुआ, तो ये क्या हुआ, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। लेकिन अगर हम बी कीपिंग करते हैं, ठीक, अगर हम पशुपालन करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा कि ये सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पार्ट है। राइटर इसमें इसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए अभी हुआ क्या कि एक लंबे अमाउंट का करीब 1 लाख करोड़ रुपीज़ क्या हुआ कि इन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा है। कह ठीक है, अब हम इन्वेस्ट करेंगे किसमें, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम खर्च करेंगे। अब उसमें कह रहे हैं कि देखिए एपीएमसी वगैरह को डेवलप करने की बात की जा रही है, 10,000 एफपीओ के डेवलप करने की बात की जा रही है, सप्लाई चेन को ठीक करने की बात की जा रही है और इवन यहाँ तक की कोशिश की जा रही है कि जो लोकल लेवल पर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हों, कह रहे हैं कि वो सप्लाई चेन का पार्ट बन सके और वो मार्केट में उतर सके, जिससे होगा क्या कि जो फार्मर्स की जो इनकम है, कह रहे हैं कि वो डबल हो जाएगी। अब फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए कह रहे हैं वो सप्लाई चेन का और लोकल लेवल पर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, कह रहे हैं अगर वो डायरेक्टली अगर मार्केट में पहुंच पाता है तो हमारे किसानों को भी फायदा होगा और मार्केट ओरिएंटेड मीन जो हम लोकल वोकल की बात करें, कह रहे हैं कि हम उसे क्या करें, पूरा साध्य कर पाएंगे। ठीक, अब कहेंगे कि देखिए ये 10,000, अब आप 10,000 एफपीओ को तो अभी आप ओपन करने की बात कर रहे हो। फिर राइटर कहते हैं कि देखिए ये तो आपने प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात कर ली कि चलो ठीक है, अभी आप क्या करोगे कि एपीएमसी वगैरह को भी ठीक कर दोगे। अब एपीएमसी क्या होता है, देखिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कॉरपोरेशन होता है। ये करता क्या है कि बेसिकली अगर कोई किसान सामान पैदा करता है या कोई भी फसल को पैदा करता है तो वो कहाँ पर ले जा करके बेचेगा,
ठीक। तो अभी तक क्या होता है कि अभी लोकल मंडी में ही वो अपना सामान बेच सकता है, दूसरी मंडी में वो सामान अपना नहीं बेच सकता है। लेकिन अभी के क्या रिफॉर्म्स हैं कि वो कर सकता है, कि वो ऐसा करेगा। ठीक। तो इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला रीजन है, कह रहे हैं कि उसमें इतना ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, राइटर के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि वो सब तो रेलिवेंट है, लेकिन फिर राइटर इन जो वेरियस सेक्टर्स हैं जैसे मछली पालन हो गया, ठीक, कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पर भी कह रहे हैं गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। फिर उसकी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, कह रहे हैं कि अगर आप रॉ फॉर्म में अगर आप उसे मार्केट में उतारते हो तो कह रहे हैं आपको उतना फायदा नहीं होने वाला है जितना फायदा आपको होगा जब आप उसकी प्रोसेसिंग करते हो। अब राइटर यहाँ पर प्रोसेसिंग को 3 फेज में डिवाइड करते हैं। कहते हैं कि जो पहला वाला फेज होता है प्रोसेसिंग का, उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादा केवल पैकेजिंग और पैकिंग और सप्लाई, केवल ये 2 चीज़ें ही उसमें इन्वॉल्व होती हैं। टेक्नोलॉजी बहुत कम इन्वॉल्व होता है। फिर जो सेकेंड लेवल का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, और पैकेजिंग और प्रोसेसिंग वहाँ पर भी होता है, सेम चीज़ होता है। फिर जो तीसरा वाला होता है जिसे बोलते हैं कि कहते हैं ह्यूज लेवल का बताते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग, कहते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कह रहे हैं कि हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं कि वेरियस सेक्टर को, और जैसा वहाँ पर ज़रूरत हो, कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे क्या कि अगर किसी को किसी भी प्रकार की फैक्ट्री ओपन करने के लिए या किसी भी प्रकार की मशीन की अगर आवश्यकता है तो वो कर क्या सकता है कि वो लोन ले सकता है। लोन लेकर के क्या करेगा कि वो अपना मशीन इंस्टॉल कर ले, और जीरो क्रेडिट पर, मीन उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। तो इससे होगा क्या कि जो हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कह रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। और जो हम एग्रीकल्चरल मार्केट को कि मीन प्रोड्यूस करने की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करें, कह रहे हैं कि जैसे ही आपने ये सेकेंडरी वाले एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया, वैसे ही होना क्या है उसके साथ होगा क्या कि ऑटोमेटिक लोगों के पास एम्प्लॉयबिलिटी और लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, और खुद ब खुद धीरे धीरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही डेवलप हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस है सेकेंडरी एग्रीकल्चर की। ठीक, हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन है आर्टिकल हमारे पास, वो रिगार्डिंग द डेटा मोनोपॉलीज के रिगार्डिंग है। देखिए, हम कभी भी हमारे पास क्या होता है कि वेरियस सर्विसेज हैं जो हमें लगता है कि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। ठीक है, तो वेरियस सर्विसेज, अब वो कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं? हम फेसबुक यूज करते हैं, ठीक, हम टिकटॉक यूज करते हैं, हम गूगल को यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं, और बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करने के लिए गूगल पर अगर हम टाइप करते हैं, तो बेसिकली हम गूगल को बतला रहे होते हैं कि मेरा ये इंटरेस्ट है और मैं ये चीज़ परचेज करना चाहता हूँ। और आपको तो नहीं याद रहता, आपकी तो एक मेमोरी है कि आपने 4 साल पहले क्या परचेज किया था, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन आपके नीड का जो पैटर्न है, कह रहे कि वो गूगल रिकॉर्ड कर लेता है, वो क्रोम रिकॉर्ड कर लेता है। अब वो एक डेटा है। ठीक, अब जैसे अमेजोन है, तो अब अमेजन पे क्या है कि आपको लगता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, आप साइट पर गए और आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया। लेकिन एक उसमें एक और बात निकल करके आती है कि देखिए, अगर आप किसी मार्केट से, अगर आप किसी शॉप से अगर आप कोई सामान खरीदते तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, दुकानदार कभी भी रिकॉर्ड नहीं रखता है अपने पास। ठीक है, तो पर्टिकुलर केवल एक कंपनी के पास डेटा होता कि मेरा इतना वाला यूनिट्स बिक गया। लेकिन जब आप अमेजोन पे अगर आप सामान खरीदते हो तो अमेजोन को ये बात पता होता है कि जो कंज्यूमर किस प्रकार की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहा है। ठीक, तो किस प्रकार का मॉडल ज़्यादा बिक रहा है, तो उसका एक डेटा निकल करके आ जाता है। तो ये कहाँ पर हेल्प करेगा? ये अमेजोन को हेल्प करेगा अपनी खुद की इंडस्ट्री को डेवलप करने में, क्योंकि वो कंज्यूमर का क्या करेगा, कंज्यूमर की नीड को पकड़ लेगा और उसी के पैटर्न पर करेगा क्या, अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी कंपनी को डेवलप करेगा, और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को क्या करेगा, क्रैक करने की कोशिश करेगा। कैसे कर रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसे डेटा मिल रहा है। अब यहाँ पे राइटर कहते क्या है कि देखिए, जो डेटा की जो मोनोपॉलीज है ना, कि इस प्रकार का जो डेटा है, कह रहे हैं इसमें पर्सनल डेटा बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। कह रहे हैं कि इससे आप पर्सनल डेटा बिल्कुल भी बोल नहीं सकते हो, आप इस पर रेगुलेशन नहीं कर सकते हो।
और गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि अगर कंपटीशन को इक्वल रखना है तो इस प्रकार के डेटा को क्या करना है, जैसे कंपटीशन जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि जो वेरियस कंपनीज हैं कह रहे उन्हें इस प्रकार का जो नॉन पर्सनल डेटा है कह रहे उसे सभी टेक कंपनीज के साथ शेयर करना चाहिए। राइटर यहां पर एक ओपिनियन में बताते हैं, कहते हैं कि देखिए ये बात गलत है। अगर किसी ने डेटा की माइनिंग की है और एक पर्टिकुलर डेटा उसने अपनी इंडस्ट्री के लिए अगर निकाल लिया है तो आप उससे ये बात नहीं बोल सकते हो कि आप क्या करो कि उस वाले डेटा को शेयर करो। जैसे कि अगर कोई कोको कोला की कंपनी है तो कोको कोला का जो फार्मूला है वो सोडा बनाने का तो वो पब्लिक नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वेरियस प्रोडक्ट हैं जो अच्छे तो हैं, लेकिन जो उनका बनाने का जो फार्मूला होता है कह रहे कि उसे हम पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली वो भी एक प्रकार का डेटा ही तो है कि किस वाले सामान को किस अनुपात में हमें मिलाना है कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इन चीज़ों को अगर पब्लिक कर दिया जाता है तो उसका जो इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी राइट हो गया ना कि उसने अपनी बुद्धि से अपनी जो एनालिसिस से उन चीज़ों को डिड्यूस किया हुआ है, कह रहे कि वो तो अनदर पर्सन भी यूज कर लेगा, ठीक। तो उसे एक कॉम्पिटिटिव एज नहीं मिलने वाला है, ठीक। अब राइटर उसी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कि जो आपने डेटा की जो मोनोपॉलीज वगैरह के रिगार्डिंग इस प्रकार का रेगुलेशन करने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हैं कि आपको उसे बदलने का तरीका बदल देना होगा, ठीक है। और आपको जो डेटा पर कंट्रोल है कह रहे हैं वो आपका ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप उनसे बोलो कि आप डेटा क्या करो, शेयर करो, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है। देखिए यूएस ने बोला क्या कि टिकटॉक को बैन करने के लिए अपील कर दिया, बोला कि या तो टिकटॉक को बेच दो या तो फिर टिकटॉक को हम क्या करेंगे कि बैन कर देंगे, ठीक है। अब राइटर कहते हैं कि देखिए अगर आप टिकटॉक को बैन कर देते हो तो टिकटॉक तो काफ़ी लोगों की लाइफ स्टाइल है, करीब 100 मिलियन की पॉपुलेशन है जो टिकटॉक को यूज करती है अमेरिका में, 19 मिलियन की पॉपुलेशन है जो कि टिकटॉक को क्या करती है, यूज करती है अमेरिका में। अब वेरियस प्लेटफॉर्म है क्योंकि वी चैट के थ्रू क्या होता है कि वी चैट के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हो, आप मैसेजिंग करते हो, आप बातचीत करते हो, यही चलता है। टिकटॉक पे क्या होता है कि आप एडवर्टीजमेंट करते हो, आपके जो मार्केटिंग प्रोड्यूस वगैरह होते हैं कह रहे आप उसे मार्केट में लॉन्च करते हो टिकटॉक, और जो टिकटॉक के स्टार हैं कह रहे हैं आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और वेरियस एक काइंड ऑफ की आपकी क्या है कि एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है टिकटॉक के बेस पर। कह रहे कि देखिए अगर आपने टिकटॉक को इस प्रकार से बैन कर दिया तो अब अदर कंट्री को आप एक एक्सक्यूज दे रहे होगे क्योंकि यूएस में भी क्या है कि वेरियस टेक कंपनीज हैं, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। कह रहे कि अगर आपने एक बार बहाना बना करके टिकटॉक को बैन कर दिया तो आपकी कंपनी को भी जो अदर कंट्री है कह रहे वो इसी बेसिस पर क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। तो इसीलिए मार्क जुकरबर्ग वगैरह जो सीईओ वगैरह हैं तो ये लोग क्या है, ये लोग परेशान है, कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो जियो पॉलिटिकल गेम है कह रहे हैं इसमें ये टेक कंपनीज को बैन करने वाला सिलसिला कब से स्टार्ट हो गया। कह रहे हैं कि अगर आप आज की तारीख में अगर आप टिकटॉक बैन करते हो तो अमेरिका हो सकता है कि चाइना क्या कर सकता है, हालांकि चाइना ने तो ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह को बैन करके रखा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि आप इंटरनेशनल ऑर्डर में आप एक मैसेज भेज रहे होते हो कि जब कभी भी आपकी कंट्री के ऊपर खतरा मंडराएगा तो आप करोगे क्या कि जो वहाँ की टेक जायंट जो कंपनी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं आप उन्हें बैन कर दोगे। तो कहने कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, मल्टी ऑर्डर है, कह रहे कि उसके अगेंस्ट है और ये यूएस की कंपनीज के भी अगेंस्ट में जाने वाला है। ना केवल ये टिकटॉक को नुकसान होगा बल्कि अमेरिका में जो वेरियस कंपनीज हैं, जो वेरियस इंडस्ट्रीज हैं कह रहे हैं उनको भी नुकसान होगा क्योंकि टिकटॉक पे मार्केटिंग वो भी करते हैं, वी चैट पर चैट वो भी करते हैं, उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वो भी करते हैं, ठीक है। और एक और बात, दूसरी बात ये कि जो आपकी कंपनीज का जो प्रॉफिट है कह रहे कि अगर वेरियस कंट्रीज जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है अगर वहां पर अचानक सा यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, अगर ये बैन होना शुरू हो गया तो यूएस का भी एक बड़ा नुकसान होगा क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं जो यूएस को रेवेन्यू प्रोवाइड करवाती हैं या जो बेनिवोलेंस वाले सारे काम करती हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग ऐड वगैरह पैसा वगैरह देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। तो यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में इस आर्टिकल में इसी पर बात की जा रही है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स अगर टिकटॉक को बैन करता है तो जो यूएस की जो कंपनीज हैं कह रहे उनके लिए भी ये एक खतरे की घंटी ही होगी और उनके लिए भी ये आसान नहीं होगा, उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। तो आज की डेट पे हमारे पास जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे आज हमने द हिंदू और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के भी आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।